स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं स्वास्थ्य ही धन है और इस स्वास्थ्य रूपी धन को पाना सभी चाहते हैं और इसके लिए लगातार हम कोशिशें भी करते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लापरवाहियों के कारण या अन्य कारणों से कुछ न कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उससे हम ग्रसित हो जाते हैं। कई बीमारियां सिर्फ दवा लेने भर से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके ठीक होने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्जरी के नाम से हम थोड़ा भयभीत ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे सर्जरी चाहिए वहाँ वही चाहिए। ऐसे कई बीमारियां हैं जिनमें कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इन सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रख्यात सर्जन डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आपके माध्यम से दर्शकों को का अभिवादन और नमस्कार। दर्शकों के साथ मैं श्रोताओं को भी कहता हूँ, कई दफ़ा अपना टीवी ऑन कर के हम लोग सुनते ही रहते हैं जी, तो उनका भी अभिवादन। और आपने ठीक ही कहा कि ऑपरेशन शब्द ही एक भयभीत करने वाला शब्द जी है। जी जी जी। जब हमारी आर्मी ऑपरेशन करती है फ्रंट पे तो हम भयभीत नहीं होते हैं, फिर हम अपनी छाती दुगनी करके कहते हैं कि हम ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन वही ऑपरेशन अगर एक सर्जन कहता है अपने मरीज को, तो सबसे पहले मरीज का एक बड़ा सामान्य सा स्टेटमेंट आता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऑपरेशन नहीं करवाया, ये मेरा पहला मौका है। हाँ हाँ, या ये भी कहते होंगे डॉक्टर साहब कि दवा से ठीक नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, दूसरा लाइन ये कहते हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, आप पहले भी कभी हवाई जहाज में नहीं चढ़े होंगे, पहली बार चढ़े होंगे। यहाँ तक कि 3 व्हीलर में भी आप पहली बार कभी चढ़े होंगे। वहाँ आप ये नहीं कहते हैं कि मैं कभी 3 व्हीलर में नहीं चढ़ा, मैं कभी हवाई जहाज में नहीं चढ़ा। ऑपरेशन आज की तारीख में पूरे विश्व में जितना रिस्क 3 व्हीलर में चढ़ने में है, जितना रिस्क हवाई जहाज में चढ़ने में है, और जितना प्लेजर 3 व्हीलर से अपने गंतव्य को पहुंचने में है और हवाई जहाज से अपने गंतव्य को पहुंचने में है, उतना ही रिस्क ऑपरेशन में भी है और रादर उससे कम है, क्योंकि व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि ऑपरेशन से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को। जी डॉक्टर साहब, तो ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें सर्जरी की यानी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती होगी, लेकिन आज हम विशेष रूप से हर्निया की चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह से सर्जरी होती है या ये कैसे ठीक होता है। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं सर कि ये हर्निया जो है ये क्या है? आपने बहुत ही अच्छा शब्द चुना और बहुत अच्छी बीमारी चुनी, जो सामान्यतः व्याप्त है और लोग इसके बारे में अज्ञान हैं, अनभिज्ञ हैं अक्सर। हाँ, और इसका उपचार लगभग 100% सफलता के साथ है। जी जी। मैं बताऊंगा कि मैंने 100% लगभग क्यों कहा। लेकिन हर्निया जो बीमारी है उसमें हमारा जो सामने पेट की हमारी दीवार जो है सामान्यतः वो कई तह में बनी हुई है। पेट की दीवार केवल एक आम कमरे की दीवार की तरह नहीं है। वो अगर 3-4 पन्नों को आप जोड़िए कॉपी के या किताब के, तो जो जैसे वो एक मोटा पन्ना बन जाएगा, तो हमारी प्रकृति ने हमारे पेट की दीवार को भी उसी तरह से 3-4 तह में मोटा बनाया है, बाहर से भीतर। बाहर सबसे बाहर चमड़ा दिखता है हमें और सबसे भीतर एक पतली सी तह होती है। इसके बीच में मांसपेशियों की 3 तहें होती हैं। अब ये 3 तहें जो हैं, आप ऐसे समझिए इसको, ये 3 मांसपेशियों की तहें हैं। इसमें शरीर के बनने में, गर्भावस्था में, माता के शरीर में बनने में बहुत सारे तब्दील होते हैं। उन तब्दीलों में कई जगह पे कमजोरी रहती है। वहाँ पे कमजोरी रहती है, इस कारण कमजोरी रहती है कि वहाँ से कुछ हमारे किसी अंग को गुजरना होता है। तो सामान्यतः जो हर्निया है वो हमारे पेट के निचले भाग में, जिसको पेड़ू कहते हैं हम, जांघों से पैरों के निकलने से ठीक ऊपर का भाग जो है वो पेड़ू कहता, कमर के ठीक नीचे। अब उसको समझिए, वहाँ पे खड़े होने पर, खांसने और छींकने पर कोई अगर सूजन दिखता है और लेटने पर वो कम हो जाता है, तो
हर्निया बीमारी ये है और हर्निया का लक्षण ये है। और हर्निया क्यों होता है, इस 3 तह जो हमारी मांसपेशियों की तह हैं उसमें कहीं ना कहीं एक गैप होता है, कहीं ना कहीं एक छिद्र होता है। कुछ छिद्र तो सामान्यतः होते हैं जो हमारे शरीर में बने होते हैं, और कुछ छिद्र जो हैं वो असामान्यतः होते हैं जो पिछले किसी ऑपरेशन के बाद बन जाते हैं। लेकिन इस छिद्र से अंदरूनी अतड़ियों का निकलना बाहर की तरफ और चमड़े के नीचे रहना, चमड़े से बाहर तो नहीं निकल सकता क्योंकि चमड़ा तो एक अवरोध है, चमड़े के नीचे रहना सूजन के रूप में, इस बीमारी को हम हर्निया कहते हैं। हर्निया इस बीमारी में, अब ये समझ लीजिए कि इस बीमारी में कोई दवा काम नहीं कर सकती क्योंकि एक छेद है जिससे अंदरूनी अंग, अंदरूनी अतड़ी और उसके साथ के सारे भाग जिनको अंदर ही रहना चाहिए, पेट की दीवार के भीतर रहना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं छेद हो गया है। उस छेद से उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है, वो बाहर निकलना चाह रहा है। खड़े होने पर, छींकने पर और खांसने पर हम जो है पेट के दबाव को बढ़ाते हैं अंदर से, और जब वो बढ़ता है, स्वभावतः बढ़ता है, हम नहीं बढ़ाते, स्वभावतः बढ़ता है, तो उसमें से उनको बाहर जहाँ कमजोरी है वहाँ से निकलने का मौका मिलता है। मतलब डिस्प्लेस्ड? हाँ, नहीं, वो डिस्प्लेस्ड नहीं, वो तो निकलता है और फिर अंदर चला आता है। अच्छा अच्छा। अब ये बीमारी सामान्यतः लोगों को तंग नहीं करती, इसलिए कि वो निकलता है और अंदर चला आता है। लेकिन ये किस तरह के लोगों को होता है इस तरह की समस्या? हाँ, ये भी आपका बड़ा अच्छा, ये बच्चों से लेकर और वृद्धावस्था तक किसी उम्र में भी हो सकता है। अच्छा। बच्चों में जो हर्निया, उनके जन्मजात जो हर्निया हो जाता है, वो उनके विकास में, माँ के गर्भ में उनके विकास में कुछ कमी रह जाती है, जिससे कमजोरी हो जाती है पेट की दीवार की, तो उससे बच्चों को ही शुरू हो जाता है, उन नवजात शिशु को शुरू हो जाता है और बढ़ता जाता है। तो नीचे अगर उनके पेड़ू के भाग को देखा जाएगा, वहाँ पर खांसने छींकने, बच्चा जब रोता है तो एक सूजन सा आता है, और फिर वो सूजन जब बच्चा चुप हो जाता है तो चला जाता है। ये बच्चों की हर्निया है। इसी तरह से बड़े होने पर जब हमारा विकास हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, तो बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे अंदरूनी, पेट के अंदरूनी हिस्से में तनाव पैदा करते हैं और उसमें प्रेशर डालते हैं। वो प्रेशर अगर हमारे शरीर के बनावट में कहीं कमजोरी है तो उससे बाहर निकलता है। ये एक दूसरे प्रकार का हर्निया हुआ जो एडल्ट टाइम में अपीयर होता है। तीसरे प्रकार का हर्निया जो है, जो मैंने कहा था कि कुछ तो जन्मजात होता है और कुछ बाद में आता है। कई दफ़ा पेट के अगले हिस्से का ऑपरेशन हुआ रहता है, उस पर कट बना रहता है किसी और बीमारी के लिए, तो वहाँ से सामान्यतः जो प्रकृति ने बनाया, उससे जो हम सर्जन्स जो ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद प्रकृति जो घाव को भरती है, वो कमज़ोर होता है। उस कमज़ोरी के चलते भी कई दफ़ा वहाँ से निकलना फिर शुरू होता है, लेकिन चमड़े से बराबर अंदर रहेगा, ये चमड़े को फाड़ के बाहर नहीं निकल सकता। अब राशि जी, इसमें इम्पॉर्टेंट हर्निया में जानना जो मैं आज संदेश देना चाहूँगा वो ये है कि हर्निया बीमारी लक्षण से लोग समझ सकते हैं। अपने किसी चिकित्सक के पास गए, उसने बताया कि भाई तुमको हर्निया हो गया है, तो लोगों का स्वभावतः सवाल मूलतः ये रहता है कि दवा इसका कुछ नहीं है। तो ऐसे समझा जाए कि दवा इसकी कुछ हो ही नहीं सकती है। इसकी दवा केवल, इसका उपचार केवल और केवल रिपेयर से हो सकता है। जो गैप है, जो कमी हो गई है पेट की दीवार में, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ एक अपने नानी और दादी के काल से और माँ के काल से मैं एक बयान करना चाहूँगा कि हम लोगों ने देखा है कि जाड़े में खास करके रजाई और तोशक में रुई भरी रहती है और रजाई और तोशक फट जाता है, या तकिया, ये 3 में रुई भरी रहती है, तीनों में कहीं ना कहीं से फट जाता है, तो हम कहते हैं कि वो दरक गया है और उससे रुई बाहर निकलने लगती है। अब हर्निया देखिए यही है, यहाँ पे तो फट जाता है पूरा, तो यहाँ चमड़ा फटा नहीं है, लेकिन चूंकि तह, बहुत सारे तह हैं, तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये बाहर नहीं निकल सकता तुरंत, लेकिन अंदर के तहों से निकल के सबसे बाहरी तह चमड़े के नीचे, झिल्ली जो है चमड़े के नीचे वो बरकरार है। लेकिन अब चलिए आपको ले चलते हैं रजाई, तोशक और तकिया पे। जब रजाई, तोशक और तकिया में ऐसा कुछ हो जाता था तो उसमें और कुछ भी उपचार नहीं था, उसका उपचार था सिलाई। तो हर्निया का बीमारी भी उपचार है सिलाई। अब उसको दूसरे तरह से सोचते हैं
कई दफ़ा हम लोगों ने देखा कि छोटा सा कहीं छिद्र है इन तीनों व्यवस्थाओं में, तो सिलाई कर दिया माँ ने, दादी ने, नानी ने, और वो काम चल गया। लेकिन जब हम सोते हैं अपने सर से या अपने देह से या ओढ़ने के क्रम में हम उस पर और तनाव डालते हैं, फिर से वो दरक जाता है और बगल से वो निकलने लगता है, जिसको हमारे बोलचाल की भाषा में अपने यहाँ फसक जाना कहते हैं। तो फसक जाता था, तो फिर क्या करते थे लोग, हमारी नानी, दादी और माएँ वो करती हैं, उसके ऊपर एक पैच लगा देती हैं और पैच लगा के उसको और मजबूत कर देती हैं चारों तरफ से सिल के। उसके बाद उसका फसकना बंद हो जाता है। अब इसको मैं ले आता हूँ हर्निया के उपचार में। हर्निया का उपचार जब पहले शुरू हुआ, 100 साल से पहले से हर्निया का उपचार विश्व में शुरू हुआ। हर तरह की कोशिश की गई कि गैप को कैसे भरा जाए। तो पहले कोशिश किया गया कि गैप को सिल दिया जाए, गैप है, गैप को सिल दिया जाए। तो सिल दिया जाए तो देखा गया कि बगल से हर्निया हो गया, तो रिकरेंस हो गया। उसके बाद हुआ कि भाई इसको जिस धागा से सिला जाता है वही शायद कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए उसको बदल के दूसरा धागा लगाया जाए। अच्छा जी। तो दूसरे तरह का धागा लगा, उसको फिर बदल के तीसरे तरह का धागा लगा, फिर इसी क्रम में स्टील के तार तक लगाए गए, ताकि अब स्टील के तार को तो नहीं शरीर कर पाएगा, लेकिन शरीर स्टील का तार यहाँ गैप था, यहाँ कर दिया गया। अब यहाँ से तो शरीर को नहीं कुछ सपोर्ट किया जा सकता, तो ये यहाँ से खुल जाता था और यहाँ बगल से निकलने लगता था। कमजोरी तो स्वभावतः है उस शरीर में जिसमें हर्निया है। तब आधुनिक, सबसे अत्याधुनिक उपचार जो है वो है कि हर्निया का गैप जहाँ है, जो चीज़ बाहर निकला हुआ है, चमड़े को काट के चमड़े के भीतर जाइए, उस बाहर की चीज़ को जहाँ वो स्थापित होने वाला है स्थापित करिए। वो पे विस्थापित है, जो शब्द हम लोग बहुत जानते हैं अपने राज्य में, उसको स्थापित करिए वहाँ पे जहाँ से आया है। और वह पेट की दीवार को मजबूत करने के लिए एक जाली लगाइए। मैं बहुत ही लाइट, तो जाली मतलब मैं लोगों को कहता हूँ कि ये जाली काम नहीं है, ये असली काम है, लेकिन जाली लगाना है। इस तरह की जाली का जो एक सुविधा हम लोगों को बहुत सारे आविष्कार के बाद मिली, तो पतली सी झिल्ली नुमा जाली होती है। अच्छा। उस जाली को मांसपेशियों के बीच में डाल दिया जाता है, ताकि मांसपेशियों का जो गैप है वो तो भर ही जाए, दादी नानी के रिपेयर चिप्पी लगाने के तरह। साथ ही साथ वो जाली जीवन भर वहाँ बरकरार रहे। ये जाली मतलब किस चीज़ की बनी होती है? हाँ, ये जाली एक केमिकल उन्नत किया गया पॉलीप्रोपिलीन। अच्छा, और पॉलीप्रोपिलीन जो है वो हमारे शरीर को, हमारा शरीर उसको आत्मसात करता है। अच्छा। हाँ, हमारा शरीर उसको रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे शरीर का, प्रकृति का ये नियम है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर ही डालते हैं उसमें, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो रिजेक्ट नहीं करता है। लेकिन विज्ञान में कुछ भी 100% नहीं है, ये भी 100% नहीं है। रिजेक्ट होता है, लेकिन तब है कि 10,000 में 1 या 2 व्यक्ति को ये रिजेक्शन होगा, और उसमें से फिर हमें निकालना भी पड़ता है। बट एटलीस्ट 10,000 में 2 व्यक्तियों को छोड़ के और लोगों का कल्याण होता है, इसलिए ये जाली पूरी दुनिया में लगाई जाती है। और उसको डॉक्टर साहब के पास पहुंचिएगा, सर्जन के पास, तो वो कहेंगे कि आपका हर्निया जो है इस प्रकार का है जिसमें जाली लगाना उचित है। और जाली लगाने के लिए वो ऑपरेशन करेंगे, खुला हुआ ऑपरेशन, जिसको पुरानी पद्धति से कहते हैं पूरा का पूरा चीरा लगा के जहाँ पे हर्निया है वहाँ, या आधुनिक पद्धति जो आ गई है लैप्रोस्कोपी की, या दूरबीन वाली पद्धति, या भ्रांतिवश लोग इसको लेजर पद्धति भी कहते हैं। आम प्रचलन में कहते हैं सर लेजर से मेरा ऑपरेशन हो जाएगा क्या? मैं अभी आप लेजर पर भी 2 मिनट आपका मतलब ज्ञानवर्धन करूंगा। तो लेकिन हम अब उनको समझाने की बजाय पहले कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं वो लेजर किसको बोल रहे हैं। जी। तो वो पद्धति है आधुनिक पद्धति, दूरबीन का प्रयोग करके, छोटे छोटे छेद करके, और उससे उस गैप तक जहाँ डिफेक्ट है, जहाँ पे कमजोरी है, वहाँ तक पहुँच के बाहर निकलते हुए अतड़ियों को अंदर वापस करना, स्थापित करना, विस्थापित को स्थापित करना, और उसके बाद पेट की दीवार को रिपेयर करना ही हर्निया का उपचार है। इसके अलावा हर्निया का कोई और उपचार नहीं है। तो मैंने ये बताया कि लक्षण क्या है, मैंने ये बताया कि सामान्यतः नाभि से नीचे पेड़ू के भाग में ये होता है, क्योंकि हम खड़े होते हैं तो कमजोरी वहीं होती है, कमजोरी खांसने चीखने से भी वहीं आती है। और क्यों होती है,
किस उम्र तक होती है ये भी मैंने बताया, और रिपेयर के सिद्धांत क्या है ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपके मन में और कोई कौतूहल हो। बिल्कुल, जो आपने अभी लेप्रोस्कोपी और लेज़र शब्द का यूज़ किया, तो मुझे एंडोस्कोपी भी ध्यान में आ रहा है कि ये भी एक शब्द बार बार सुनते हैं हम लोग, तो ये क्या मतलब एक ही चीज़ है या अलग अलग है, क्या है? बहुत ही अच्छा, आप मतलब मुझे एक ये मौका दे रही हैं। एंडोस्कोपी 2 शब्दों से बना है, अंग्रेजी का शब्द है एंडो और स्कोपी। तो स्कोपी का मतलब हर जगह है देखना, और एंडो का मतलब है अंदरूनी देखना। तो एंडोस्कोपी सामान्यतः ये समझिए कि अगर हमारे जो सामान्य शरीर में, मानव शरीर में जो सामान्य छेद हैं, नाक के 2 छेद, मुंह और अंतड़ी का अंतिम भाग, मलद्वार, वहाँ से, या पेशाब का अंदरूनी बाहरी भाग जहाँ से पेशाब हम निकालते हैं, ये सामान्यतः छेद हैं हमारे शरीर में। इनके माध्यम, इनके थ्रू, इनसे होते हुए अगर कोई औजार मैं अंदर ले जा सकता हूँ और उस औजार से मैं अंदर के दृश्य को देख सकता हूँ, तो बीमारी को जानने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए एंडोस्कोपी किया जाता है। अच्छा। और ये भी मैंने बता दिया कि अगर नाक से जा रहे हैं तो नेजल एंडोस्कोपी हुआ, साइनोस्कोपी कहते हैं उसको, कहते हैं ना साइनस हो गया, साइनस हो गया, नाक के माध्यम से जाके साइनस में देखते हैं, वहाँ जानकारी लेते हैं बीमारी के बारे में, और तब उसका फिर उपचार प्लान करते हैं, और एंडोस्कोपी के माध्यम से उपचार भी करते हैं। मुंह से गए तो गैस्ट्रोस्कोपी कहेंगे, या अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं उसको, मतलब ऊपर से अंतड़ी के ऊपरी भाग को 100 मीटर तक देखना अपर जीआई एंडोस्कोपी है। अगर मल द्वार से गए तो उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि मल द्वार से जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हम कोलन में पहुंच जाते हैं। कोलन अंग्रेजी का शब्द है, बड़ी आंत के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कोलोनोस्कोपी हो जाता है। और अगर पेशाब के छेद से अंदर गए हम तो वहाँ यूरेथ्रोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी हो जाता है। तो एंडोस्कोपी किसी भी सामान्यतः छेद के सहारे अंदर जाना शरीर में, और उससे ज्ञान प्राप्त करना, और फिर उस ज्ञान से अब उन्नत होके उसी माध्यम से उपचार करना भी ये एंडोस्कोपी है। जी जी जी, मतलब कि जिस तरह की समस्या हो उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। सामान्यतः मतलब डॉक्टर साहब जब बोलेंगे, मिलेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, तो वो कहेंगे कि अपर जीआई एंडोस्कोपी करा लीजिए, आपके पेट के ऊपरी भाग में तकलीफ है, तो देखते हैं कि वहाँ क्या दिक्कत है। और जैसे ही देखते हैं कि क्या दिक्कत है, तो कई दफ़ा उसी पतले से अपर जीआई एंडोस्कोप मेरी उंगली के इतना, मतलब इस उंगली के इतना पतला होता है, तो उसी के माध्यम से उपचार भी संभव है। और इससे हम उपचार भी कर डालते हैं, बहुत सारा उपचार उससे संभव है, और एक से एक उन्नति होते जा रही है दुनिया में, आविष्कार होते जा रहा है, और मानव शरीर की सेवा होते जा रही है। तो एंडोस्कोपी शब्द, एंडोस्कोपी पहले तो ये समझना चाहिए कि जानकारी प्राप्त करने के लिए चिकित्सक सलाह दे रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं उसी समय हो सकता है उपचार का भी वो एक सलाह दें और उपचार भी कर डालें। तो ये एंडोस्कोपी ने हमारे इतने वर्षों के आविष्कार में एक मतलब क्रांति ला दी, और हम मानव शरीर को बिना ज़्यादा बेधे हुए, और अगर हम उसकी सेवा कर पाते हैं तो हम सचमुच विज्ञान के आगे सर नत करते हैं। फिर भी सर लोग डरते हैं थोड़ा सा एंडोस्कोपी के नाम से, जैसे आपने कहा कि मुंह से डालते हैं या नाक से डालते हैं या इधर उधर से, तो उसमें होता है कि थोड़ा सा लोग थोड़ा भयभीत भी हो जाते हैं कई बार। और क्या तकलीफ होती है इसमें ज़्यादा? एक बात मैं इस माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जितना ही बड़ा छेद है उतना ही स्पेस एंडोस्कोपिस्ट को या चिकित्सक को उपलब्ध है उसके थ्रू जाने के लिए। तो लेकिन लोग भयभीत होते हैं उसकी लंबाई से। अब वो देखते हैं बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट एक उठा लिया डॉक्टर, अब उस बड़े इंस्ट्रूमेंट को पता नहीं क्या करने वाला है। तो मैं बराबर कहता हूँ कि अगर कोई रेलगाड़ी आ रही है आपके सामने, तो आप रेलगाड़ी का इंजन ही देखते हैं, उतना ही देखिए उसको। रेलगाड़ी अपने पूंछ तक कितनी लंबी है ये जानने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर मन में ये बैठा लीजिए कि रेलगाड़ी की तरह मुझे सामने से देखना है, और रेलगाड़ी का इंजन तो इतना ही बड़ा दिखता है, पीछे क्या है, उसका माल गाड़ी डब्बा कितना है और गार्ड का डब्बा कहाँ तक है, ये जानने की जरूरत नहीं है।
तो हमारा सामना तो केवल उतने ही पतले से सिरे से है ना। तो जब हम उंगली के पतले सिरे को देखेंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे। अगर उंगली की लंबाई हम देखेंगे तो हम भयभीत होंगे, हो सकता है ये उंगली मेरा कुछ अहित करने वाली हो। तो इसलिए एकदम से नहीं होना चाहिए, और हर समय लोकल एनेस्थीसिया, ताकि वहीं पे अज्ञान हो जाए वो अंग जहाँ से हम गुजरने वाले हैं, इसकी व्यवस्था रहती है। और कोई भी उपचार का माध्यम या जांच का माध्यम ये नहीं होता है कि मानव शरीर को तकलीफ दिया जाए। उस पर भी बहुत क्रांतिकारी रिवॉल्यूशंस होते हैं, उस पर भी रिसर्च है, और हम लोग उसको दे के उसका उपयोग करते हैं। भयभीत होना एक सबसे बड़ी बात है। अगर ठीक से जो एंडोस्कोपिस्ट हैं, जो टीम है, उसने ठीक से समझाया, मरीज की भाषा में समझाया, मरीज को अपने लेवल पे ला के समझाया, तब तो वो समझ जाता है। लेकिन अगर मरीज को केवल एक यंत्र की तरह अगर लोग ट्रीट करते हैं तो मरीज ज़्यादा डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या समस्या कहें स्वास्थ्य की जिस पे इस तरह एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है? अब 3 सिस्टम्स पे चलते हैं हम, जिसमें हम एंडोस्कोपी कर पाते हैं। हाँ। देखिए, एंडोस्कोपी उसको भी कहेंगे अगर हम कान नाक गला विशेषज्ञ के पास गए हैं और वो कान के छेद के माध्यम से भी देख रहा है अंदर, तो वो भी एंडोस्कोपी है। अच्छा। नाक से वो देख रहा है तो वो भी एंडोस्कोपी है। तो एक तो हो गया कि कान के पर्दे में कोई अगर खराबी है उसको देखा जा रहा है तो वो एंडोस्कोपी है। नाक से गए तो साइनसेज, जो हम कहते हैं साइनस हो गया है, साइनसेज में यहाँ जो हमारे हड्डियों में जो हवा के एक पॉकेट्स भरे रहते हैं ताकि हमारी खोपड़ी को हल्का बनाया जा सके। देखिए, प्रकृति बहुत शानदार काम प्रकृति ने किया है मानव शरीर बना के। आप सोच नहीं सकते हैं कि हड्डी में भी उसने एयर सेल्स डाल दिए हैं, पॉकेट बना दिया है, जिससे हवा वहाँ भरा रहता है, जिससे ये हल्का रहता है, और इसके और भी बहुत सारा मतलब उपयोग है। तो वहाँ पे भी साइनसेस में देखना साइनोस्कोपी कहते हैं, नाक के माध्यम से। अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं जब हम भोजन नली से होते हुए और भोजन के 1.25 मीटर अतड़ी में जाते हैं और जहाँ पे हमारा भोजन संग्रहित होता है वहाँ तक, उससे थोड़ा आगे तक जाते हैं। जहाँ कभी किसी को पेट में अल्सर हो जाता है उसको देख लेते हैं, उसका उपचार कर डालते हैं। पेट में ऊपर के से खून की उल्टी जब होने लगती है उसको देख डालते हैं, उसका उपचार कर डालते हैं। तीसरा, इसी से हम जाते हैं, लेकिन हम अगर नाक से गए और सांस की नली में चले गए और लंग्स तक चले गए, ये मैं उस समय बोलना मिस किया था। जी। लंग्स तक चले गए तो वहाँ सांस की नली और फेफड़े तक जाके वहाँ देखना संभव होता है और उसका उपचार करना संभव होता है, और उससे पूरे शरीर के रोग की जानकारी मिलती है और उससे बहुत ही दूरगामी परिणाम वाले फायदे होते हैं। जी। चौथा, हमने कहा मल द्वार से अगर हम गए तो बड़ी आंत में पूरी बड़ी आंत को हम एक बार देख सकते हैं। वहाँ से अगर किसी को खून का पखाना हो रहा है उसकी जांच की जा सकती है, उसका उपचार किया जा सकता है। और अंत में पेशाब की नली से अगर पेशाब के नली के सिरे से अगर गए तो अंदर जाते हुए वहाँ से कभी रक्त का स्राव होता है उसको देख सकते हैं। अगर पथरी की शिकायत है तो वहाँ पथरी का इलाज कर सकते हैं। अगर मार्ग में अवरोध है जो अक्सर उम्र दराज पुरुषों में होता है, उसको हम काट के प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर कैंसर की कोई शिकायत है पेशाब की थैली की तो उसको भी देख सकते हैं, जांच सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। उसी के माध्यम से होते हुए हम दोनों गुर्दों तक पहुंच जाते हैं, दोनों साइड में, और वहाँ से पथरियाँ निकाल के लेके चले आते हैं। तो ये आयाम है हमारे एंडोस्कोपी के विभिन्न रास्तों से। मतलब कान से लेकर आपने बताया हमारे जितने अंग हैं, सारे अंगों से संबंधित अगर कुछ बीमारियां हैं या कुछ समस्या है, उस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो एंडोस्कोपी के माध्यम से आप उसको देख पाते हैं और देखने के बाद त्वरित इलाज भी हो जाता है कई बार, जैसे कि एकदम उसी सेशन में इलाज कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, हार्निया के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, एंडोस्कोपी के बारे में भी पूरा, जो बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी एंडोस्कोपी को लेकर, खासकर हम अगर बात करें तो। लेकिन अब हमारे पास बहुत थोड़ा समय रह गया है, 1.5 मिनट का करीब समय है, और ये हम सभी जानते हैं कि ये कोविड जो है ये तो अभी गया नहीं है,
अभी भी बीच में थोड़ा लगा हमें कि थोड़ा संख्या कम हो गई है थोड़ी, लेकिन फिर से थोड़ी थोड़ी जो है इसकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो चलते चलते हम थोड़ी सी जानकारी या संदेश हम कहें आप लोगों को इसके बारे में दें ताकि इसको हम रोक सकें। मैं वर्ष के शुरुआती दौर में अमेरिका में था, तो वहाँ मुझे ये मास्क दिया गया, तो इस तरह के 4-5 मास्क मुझे मिले। अच्छा, मास्क ऑन लिखा हुआ है। मास्क ऑन लिखा हुआ है। जी जी जी, ये मास्क ऑन लिखा हुआ है, तो मतलब ये छूटने वाला नहीं है और इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक हथियार है जो हमें उससे बचा सकता है। 100% हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि विज्ञान में मैं कहता हूँ 100% कुछ भी नहीं है। मतलब आप हम देखेंगे कि चंद्रयान हमारा गया और उसके बाद ढप, मैं बराबर कहता हूँ ढप से गिर गया, तो हमारा कितना दुख हुआ उस समय पूरे देश में। तो ये मास्क ऑन तो बिल्कुल, इसको तो कभी छोड़े ही नहीं। आप अपना चश्मा भूल जाएं, अपनी कलम भूल जाएं, लेकिन घर से निकलने से पहले मास्क न भूलें। तो मास्क, और मास्क के लेके जेब में न रखें, जब बाहर निकलें तो मास्क, अपना चेहरा मास्क ही कर लें तो अच्छा है। पहले मास्क करना खराब शब्द था, अब मास्क करना सबसे उत्तम शब्द है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैं हम बराबर सलाह देता हूँ कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े सही मामले में इंगित नहीं कर सकते हैं कितनी इसकी गंभीरता है बीमारी की जनमानस में, या कितने लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि जिनको लक्षण नहीं हो रहा है वो नहीं आएंगे सामने, वो जांच नहीं कराएंगे। अगर जांच कराएंगे भी और पॉजिटिव हो गए तो घर ही पे रहेंगे, अगर कम लक्षण है तो। जी। तो इसलिए दूसरा, इतिहास से सबक लीजिए। पिछले वर्ष इसी समय जब छठ आने वाला था तो हम लोग बहुत ही भयभीत थे। छठ आया, ईश्वर दैवी कृपा हुई, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। और जनवरी फरवरी आते आते और मार्च अप्रैल आते आते हमें लगा कि शायद दुनिया का अंत यही है, काल के गाल में सब लोग समा जाएंगे। तो क्यों नहीं हम लोग उससे सबक लेके, इतिहास से, एकदम अपने ही इतिहास से सबक लेके मास्क ऑन रखें, दूरी बनाए रहें, शारीरिक दूरी बनाए रहें, सामाजिक दूरी नहीं। समाज में नज़दीक रहना जरूरी है, शारीरिक दूरी बनाए रहें, और सारे एहतियात वो बरतें जो हमें सिखाए गए हैं। एहतियातों के बारे में थोड़ा ज़्यादा एहतियात रखना ज़्यादा अच्छा है देन कि कम एहतियात रखना। मैं अक्सर देखता हूँ आजकल लोग हाथ फिर से नहीं धो रहे हैं, साबुन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही घातक है। दूसरी बीमारियों से भी तो आप बचते हैं, तो आप अपने आप को बचाने में क्या आपको कष्ट है? आप अपने आप को बचाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए बचाने के लिए। ये मेरा मैसेज है। मास्क ऑन रखिए बराबर, और कभी अपने आप को ढीठ मत करिए कोरोना के सामने। नहीं दिखने वाला संक्रमण भी आपको एकदम घातक हो जाता है। ये सबसे बड़ा सबक है पिछले 2 वर्षों में हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से आपने लोगों को समझाया है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको समझेंगे, और जो आपने शुरुआत में जो जानकारियाँ दी हैं उसका तो लाभ उठाएंगे ही, साथ ही साथ कोविड को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस का पालन करना है उसका भी पालन ज़रूर करेंगे। तो सर, आपने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।